नमस्कार जी। कमलेश जी, इंडियन बिजनेस टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार सेठी सर, गुड इवनिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द शो। आज हम विश्व के सबसे चर्चित व्यक्ति के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। जी डोनाल्ड सर। ट्रंप की जो नीतियां, जी। नई नीतियां वो लेके आ रहे हैं और नई जो वक्तव्य दे रहे हैं, उसके बारे में हम आपके विचार जानना चाहेंगे। जी सेठी सर, हाँ जी। इफ आई कैन स्टार्ट विथ या। डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां होगी, उसका पार्ट वन तो हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि ये अच्छा। उनका दूसरा कार्यकाल है। दिस इज सेकंड टर्म है एज अ प्रेसिडेंट। तो हम्म। 2016 से 2020 में भी वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उस समय पे उनकी जो नीति रही थी, मुझे लगता है मोर और लेस वही सारी नीतियां कंटिन्यू होने जा रही है। और पिछले टर्म के बारे में भी जो एक मेन उनका फोकस रहता था कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। तो यही चीज अब वो बड़े जैसा कहते हैं ना कि बहुत खुलकर और बड़ी क्लैरिटी के साथ पूरे विश्व को बता रहे हैं कि अमेरिका वॉज सुपर पावर एंड अमेरिका इज सुपर पावर। तो अमेरिका के अपने हितों को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। तो नीतियों में ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा। मैं तो ये कहूंगा कि पिछले टर्म की जो नीतियां उनकी रही है, उसमें वो काफी अग्रेसिवली काम करेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। पर ये जो टैरिफ के बारे में, इसका पूरा ग्लोबल ट्रेड पे, डायनामिक्स पे इम्पेक्ट पड़ेगा। और जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर है, चाइना और यूरोपियन यूनियन, उनके साथ संबंधों में बदलाव आएगा। या कोई लोग इसको वेलकम तो कोई नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए सेठी सर, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक ये दो पार्टी जो अमेरिका में है, तो ऐसा एक परसेप्शन है कि डेमोक्रेट्स जो होते हैं वो थोड़े लिबरल होते हैं, इमिग्रेंट्स के प्रति भी लिबरल्स होते हैं। विश्व व्यापार के बारे में भी वो थोड़े लिबरल होते हैं। लेकिन डेमोक्रेट्स के जो प्रेसिडेंट की नीतियां रही है, उसके साथ साथ अगर आप तुलना करेंगे रिपब्लिकन प्रेसिडेंटों की, तो रिपब्लिकन प्रेसिडेंटों की हमेशा ये भूमिका रही है कि निगोशिएशंस के अंदर भी, जब हम बायलेटरल ट्रेड की बात करते हैं, कि बायलेटरल पॉलिटिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो ये सारी चीजों में दोनों पार्टियों का हितों को देखा जाता है। यहाँ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि जहां अमेरिका का फायदा होगा, अमेरिकन नीतियों के हिसाब से काम होगा, अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस प्रकार से दुनिया के बाकी देशों के साथ उनका ट्रेड रहेगा। अब आपने जो बताया कि उनका जो एक मेन मेजर ट्रेड पार्टनर है वो चाइना है, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद ही उन्होंने चाइना, कनाडा सहित दो तीन देशों को ये एक प्रकार से आप ये कहे वार्निंग ही कह दे दी थी कि अगर अमेरिका के साथ बायलेटरल ट्रेड में अमेरिकन बिजनेसमैन, अमेरिकन इन्वेस्टर्सों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और अगर ये ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यू रहती है, तो वी विल पुट अ टैरिफ। उसमें कुछ कंट्रियों के लिए तो उन्होंने 60%, 60% से लेकर 100% तक की टैरिफ की बात की है। तो सवाल यही आता है कि अमेरिका ये चाहेगा अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि अमेरिका के इन्वेस्टर्सों को, अमेरिकन बिजनेसों को, इंडस्ट्रीज को भी अपना कारोबार करने के लिए, अपना नेटवर्क बड़ा करने के लिए, अपना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बाकी देशों में भी वही अपॉर्चुनिटी मिले जो बाकी देशों को अमेरिका में अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो टैरिफ के ऊपर ये जो पिछले बार भी ट्रेड वॉर चला हुआ था चाइना के साथ, अ, मुझे लगता है ये कंटिन्यू होगा। और आने वाले 4 साल में विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसके लिए असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने जितने भी दुनिया के देशों के साथ ट्रेड है,
उसमें ये डेफिनेटली रिव्यू करेंगे वो लोग कि कितना परसेंटेज की डेफिसिट ट्रेड में चल रही है और अमेरिका को कितना अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, अपना निवेश बढ़ाने के लिए। ये दुनिया में किसी देश को पसंद आए या न पसंद आए, उससे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को कुछ लेना देना नहीं है। फिर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कमलेश जी, कि ये जी। जो इन्होंने बात कही है ये कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑफिस जाना चालू ही नहीं किया। ऑफिस जाने में वो टाइम है जो पूरा उनको ऑफिशियली करना है। ये खाली चलते चलते उन्होंने मैं क्या करने वाला हूँ ऐसे जैसे सपना आया और कोई डिक्लेयर कर दिया, उसका कोई बेस नहीं है पीछे कि इसमें से नहीं कितना, देखिए, क्योंकि इनकी कमेटीज होंगी जिनकी मीटिंग होंगी, पूरा कोई यूनिट्स होंगी जो सपोर्ट करती होंगी, एडवाइजरी कमेटी होगी, कंसल्टेंट्स होंगे। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके तहत वो देशों पे बात करेंगे। देखिए सेठी जी, इसमें आई विल से 2 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स है। पहले जब वो इलेक्शन कैंपेन में थे, इलेक्शन जब चल रहा था, तो कैंपेन में कोई पार्टी कोई कैंडिडेट कुछ स्टेटमेंट देता है, कुछ अपनी पॉलिसीज के बारे में बताता है, तो स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं वो अपना विचार रख रहे हैं, हम ये करेंगे या वो ऐसा करेंगे। लेकिन जब वो इलेक्ट होकर आते हैं, तब उसके बारे में कुछ होगा नहीं होगा हम बता सकते हैं। तो उन्होंने जो कैंपेन के टाइम पे बात कही है, और उसके बाद 4 नवंबर के चुनाव के बाद वो इलेक्ट होके आए, जब तक अमेरिका में हैंड ओवर टेक ओवर प्रोसेस के लिए करीबन 2 महीना जितना समय लगता है। और मैं ये मानता हूँ ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है कि किसी भी सरकार को जब वो शासन छोड़कर दूसरे किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं ना, तो उनको एक सफिशिएंट टाइम देते हैं। और उसके लिए ये जो 2 महीने का पीरियड है, तब उनका डेजिग्नेशन भी यही होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट। तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, एज अ प्रेसिडेंट चार्ज लिया नहीं है। पर यह समय के दरमियान उनका हैंड ओवर टेक ओवर चलता है, तो गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट से, जितनी मशीनरी से, वहाँ के की अपॉइंटमेंट से, ये सारे अपॉइंटमेंट्स की वो शुरुआत कर देते हैं। तो अब जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिसे हम अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट कहते हैं, वो जो कोई वक्तव्य करता है ना, तो उससे हम अधिकृत वक्तव्य कह सकते हैं, बिकॉज ही इज अ इलेक्टेड प्रेसिडेंट। द ओनली डिफरेंस इज ही हैज टू टेक अ चार्ज इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब उनका वक्तव्य के ऊपर मैं एक कंसिस्टेंसी देख रहा हूँ, कि 2016 की पॉलिसीज को वो आगे बढ़ा रहा है। हाँ, अगर पॉलिटिकल लाइन के ऊपर बात करनी हो, तो मैं एक कमेंट अपने आज के ये बिजनेस चैनल में भी कहूंगा, क्योंकि जनरली आज तक मैंने किसी यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैंपेन में ये सब्जेक्ट को टच करते हुए देखा नहीं है। बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से जो दुर्घटनाएं हो रही है, राजकीय तनाव बना है, और वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी है, उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसकी निंदा की है। और उन्होंने कहा है कि हिंदूज आर माय गुड फ्रेंड्स इन अमेरिका एज वेल। तो ये एक एक चीज मुझे ये जरा थोड़ी बिल्कुल नई लगी है। या मैं तो कहूँगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए ही नहीं, लेकिन अमेरिका के जितने भी इलेक्शन मैंने अभी तक देखे हैं ना, तो कभी कोई रिलीजन बेस के ऊपर के पर्टिकुलर कोई सोसाइटी के ऊपर इस तरह से किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का वक्तव्य नहीं है। उनका विचार उन्होंने स्पष्ट रखा है। तो कमलेश जी मैं मैं ऐसा दूसरे, मानता हूँ। जी। अब बताइए, मैं एक दूसरा सवाल करना चाहता हूँ आपसे जी। कि ये जियो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसकी क्या पोटेंशियल है, रिस्क इससे कितने नए रिस्क खड़े हो गए हैं, और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी की जो अप्रोच है अभी। सेठी सर, जहां तक आप ये नए रिस्क की बात करते हो ना, तो मुझे प्रेसिडेंट ट्रम्प के टेक ओवर के बाद रिस्क तो कोई बिल्कुल नहीं लग रहा है। यानी इसका अर्थ मतलब ये मैं ये कर रहा हूँ कि अगर वो आते हैं तो क्या दुनिया में और कहीं वॉर हो जाएगा क्या, कोई 2 4 देशों में और लड़ाई हो जाएगी? तो वैसी तो कोई संभावना मुझे नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं दिख रही है। मेरा मतलब वो नहीं है रिस्क, मेरा मतलब है उन्होंने जैसे खुले स्टेटमेंट देने चालू किए हैं तो लोगों में ये लग गया है कि लोगों के लिए तो आप डर डर नहीं पैदा कर रहे हैं कहीं, क्योंकि हाँ, नहीं बिजनेस मैंने में कहा डर नहीं। नहीं, बिजनेस में फियर पे बिजनेस नहीं होता है। नहीं, वो आप जो बता रहे हैं, लेकिन मैं इस जियो पॉलिटिकल टेंशन के ऊपर जरा मेरे विचार आपके साथ क्लियर कर लूँ। पिछले
3 साल से जो क्राइसिस चल रही है रसिया और यूक्रेन के बीच में, और पिछले करीबन अभी तो 8-10 महीने से इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ना, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अमेरिका, देखिए, आपने ये बताया अभी कि बिजनेस के ऊपर कोई कोई जोर या कोई दबाव या डर के नहीं होता है, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं आ रहे हैं। वो अमेरिका के प्रमुख, अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में वो आ रहे हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में जब वो बात करते हैं ना, तो सरकार है तो साथ में सत्ता है, पावर है, और अमेरिका तो वैसे भी सुपर पावर है। अब बिजनेस के लिए उनकी पॉलिसी ये रही है, ये डर के माहौल से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि वो अपने बिजनेस पॉलिसीज को बहुत क्लियरली पूरे विश्व को बता रहे हैं कि भैया, जैसे नॉर्मली होता है ना, अगर आप भी किसी के साथ ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप अपना भी फायदा देखोगे, आपकी काउंटर पार्टी होगी वो अपना फायदा देखेगी, दोनों का विन विन सिचुएशन होगी, दोनों को बेनिफिट होते हैं, तब वो ट्रेड क्लिक होता है ना। तो अमेरिका ये भूमिका में आ रही है कि भैया हमसे बिजनेस करना चाहते हो तो साथ में ये बताइए कि अमेरिका को क्या आप बिजनेस दे रहे हो। और ये मैं मानता हूँ कि ये भूमिका अमेरिका की, कोई अनाउंस करे या ना करे, किसी भी पार्टी का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, लेकिन ये भूमिका उनकी रही है। अब आपने टैरिफ की जो बात की ना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूँ सर। सर, हम ये बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है, लेकिन जो पिछले 4 साल अब ये डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन साहब के टेन्योर में, जो बाइडेन साहब के टेन्योर में उन्होंने भी चाइना के जो प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ है, वो टैरिफ तो कम की ही नहीं है। यानी मैं कहना ये चाहूंगा इसमें कि प्रेसिडेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी आता है, उनकी पॉलिसी में सबसे पहले एक बात क्लियर होती है कि अमेरिकन इंटरेस्ट इज अ पैरामाउंट, सबसे पहले अमेरिका इंटरेस्ट। और उन्होंने तो एक स्टेप आगे जाके चाइना के लिए एक्सपोर्ट लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर दी है कि इस अमाउंट के ज्यादा चाइना अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो एक प्रोटेक्शन देने वाली पॉलिसी जो है ना, वो कोई भी प्रेसिडेंट करता है। अब ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की दुनिया के अनेक अनेक देशों में, आप देखिए, मैं ऐसा सोचता हूँ चार्ज लेने के बाद कि उनके बहुत सारे डेलीगेट्स दुनिया के अनेक देशों में जाएंगे, अपने निगोशिएशंस होंगे। मैं मानता हूँ कि दुनिया के एक चाइना को छोड़कर बाकी कोई कंट्री से यूएस को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियन यूनियन जो है, तो यूरोपियन यूनियन के साथ भी वो इतना बड़ा मसला नहीं है जितना कि चाइना के साथ है। और दूसरा एक चीज चली थी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो उनका वक्तव्य मैंने आज पढ़ा, उन्होंने ये कहा है हमास को, जैसे आप कह सकते हैं उन्होंने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, या ये कहिए कि उनको धमकी दी है कि मेरे चार्ज लेने से पहले हमास अपने हमले बंद कर दे, और अगर हमास ने ये नहीं किया तो मेरे चार्ज लेने के लिए, उनके परिणाम को बर्दाश्त करने के लिए उनको तैयार रहना होगा। यानी इतनी स्पष्टता से, क्लैरिटी से वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्ट है जो अपनी नीतियों के बारे में खुल के बात कर रहा है। तुमने जी, हम ये जो बात कर रहे थे टैरिफ बढ़ाने की, इसको चेतावनी बोल रहे हैं, धमकी बोल रहे हैं, डर बोल रहे हैं। और अभी एक चीज उसमें और आई है, इसको बोल रहे हैं कि अभी ये नहीं चलेगा तो इकोनॉमिक सैंक्शंस आएंगी। इसका जो इकोनॉमिक्स, ऑफिशियल रूप आएगा, जो रशिया के साथ हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप उनका ये है। तो उसके बारे में अब क्या सोचते हैं? अभी बोला नहीं इकोनॉमिक सैंक्शंस का, लेकिन उनके पास पत्ता वही है जो कार्ड खेलने वाले हैं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ वर्तमान में आज जो विश्व की अर्थव्यवस्था बनी है, या विश्व की जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है, अमेरिका सैंक्शंस लगाती है। हमारे भी पोखरण विस्फोट के समय पे जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन आपने भी देखा होगा कि अमेरिकन सैंक्शन से कोई भारत को ज्यादा नुकसान या तकलीफ हुआ नहीं है। अभी भी ये रसिया के अगेंस्ट जो सैंक्शंस लगे हैं, और अमेरिका एक्सपेक्ट कर रही थी कि दुनिया के सारे देश उस सैंक्शंस का पालन करें, लेकिन आपने देखा भारत, हमारे ही देश की बात ले लीजिए, हम वो सैंक्शन से डरते नहीं है। हमने क्लियर कट अपनी भूमिका रखी है, भारत ने भी, कि जैसे आप अपने इंटरेस्ट का देख रहे हो वैसे भारत अपने हित का देखेगा। और हमने तो ये सिचुएशन में रसिया से ऑयल इंपोर्ट करना ज्यादा चालू कर दिया। आज हमारा ज्यादा इंपोर्ट रसिया से हुआ है। रसिया से 35 से 38% इंडिया की ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है वो रसिया पूरी कर रही है।
तो सैंक्शंस वो लगाएंगे, लेकिन सैंक्शंस कोई छोटे मोटे देश के ऊपर हो वो अलग बात है। अब भारत जैसी बड़ी सत्ता हो, जापान हो, या रसिया जैसे देश है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी मैं नहीं मानता कि उनके सैंक्शंस के कोई ज्यादा असर होंगे। हाँ, मैं ये निश्चित कहूंगा कि उनकी भूमिका एक डेफिनेटली रहने वाली है कि विश्व के व्यापार बढ़े, उसमें अमेरिका का शेयर बढ़े, और अमेरिकन इंडस्ट्रीज को, अमेरिकन बिजनेसमैन को उतना ही अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए वो लगातार काम करते रहेंगे, और वो करेंगे, ऐसा मेरा मानना है ये आने वाले 4 साल में। कमलेश जी, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि डॉलर के बारे में ये सोच रहे हैं कि डॉलर इनका स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरे देशों ने इनकी बात नहीं मानी तो डॉलर पे डबल प्रभाव उल्टा पड़ेगा। क्योंकि देखिए जी, इन्होंने मैं इन्होंने जी जिस हिसाब से कहा है कि और कोई करेंसी को आप नहीं मान सकते हैं। देखिए, मैं आपने मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, और अगर आपने नहीं किया होता तो भी मैं इसके ऊपर बोलने वाला था। आपने बिल्कुल सही बताया। उन्होंने ब्रिक्स के जो लास्ट समिट हुई, तो ब्रिक्स के लास्ट समिट में एक कॉमन करेंसी इश्यू करने के भी विषय के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्लियरली बात कर दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर को हटाकर दुनिया के किसी भी करेंसीज के लिए अगर आप काम करोगे, तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आपको बाय बाय है। आपके लिए यूएस के डोर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएंगे। यानी यहाँ भी देखिए, मैं यही कह रहा था, इतनी इतनी अथॉरिटी कहिए, या तो इतनी अपनी पॉलिसी की अग्रेसिवनेस कहिए, दूसरे किसी प्रेसिडेंट ने, बाइडेन साहब ने भी, किसी ने भी ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया नहीं था। क्योंकि ये बात तो कहीं 2-3 साल से चल रही है कि यूरो को स्ट्रॉन्ग करे, कोई नई करेंसी हम लेके आए। तो इसमें दुनिया के जो बड़े देश है, फिर भले ना हमारा देश भी क्यों ना हो, भारत हो, चाइना हो, जापान हो, जिनका बड़ी मात्रा में यूएस से ट्रेड है, तो ये इमेजिन भी हम नहीं कर सकते कि उनके लिए अमेरिका का मार्केट बंद हो जाएगा। और इसके लिए आज देखिए, अपने यहाँ भी डॉलर अभी 84.70-75 तक पहुंच गया है। डॉलर आने वाले 4 साल के अंदर भी, मैं ये कहूंगा सेठी सर, कि डॉलर और स्ट्रांग होगा। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले ये 4 साल के उनके कार्यकाल में दुनिया की कोई ऐसी करेंसी उभर के आएगी। अभी एक लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जी कि सर। अभी कह रहे हैं अगर ये स्थिति रही तो ट्रेड वार चालू हो जाएंगी, जो पहले बंद हो गई थी। तो ट्रेड वार्स का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कंट्रीज के रिलेशनशिप पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सेठी सर, देखिए, ट्रेड वॉर मैंने पहले जो कहा ना, वैसे ही स्पेसिफिकली एक कंट्री के साथ ज्यादा है, वो है चाइना के साथ। चाइना के साथ उनका पहली टर्म के अंदर भी है ना, एक सबसे बड़ा जो इश्यू उनका हुआ है, वो ये इश्यू हुआ है कि चाइना अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स होती है, तो वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के, उनके जो टेक्नोलॉजी होती है, वो अब टेक्नोलॉजी चाइना चुरा लेती है या अपने यहाँ बनाने की कोशिश करती है। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि अमेरिका विल हैव अ स्ट्रॉन्ग क्लॉजेस इन देयर बिजनेसेस, कि जिसके अंदर अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। और आपने ये जो बताया ना, ट्रेड वॉर में ऐसा होगा कि मैं नहीं मानता कि दुनिया के किसी भी देश को अब आइसोलेशन में रह के, या किसी अपने एक कंट्री के साथ के ट्रेड रिलेशन को खराब करके वो ट्रेड बंद करे। उनके भी दोनों कंट्रियों को कहीं ना कहीं निगोशिएशन करते रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे के हित को देखना होगा, एक दूसरे के हित को संभालना होगा। और दूसरा, एक मुझे बड़ा चेंज जो दिख रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के टाइम में, उनके ये सेकंड कार्यकाल में है, अब वो फॉसिल फ्यूल सिस्टम्स के सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका में ऑयल इज अ वेरी वेरी बिग बिजनेस है, और जितना रशिया में ऑयल है, कहते हैं शायद उससे बड़ी मात्रा में ऑयल अमेरिका में भी है। तो अमेरिका है ना, वो जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस वगैरह है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की जो बात कर रही है, उसके भी सपोर्ट में ट्रम्प की पॉलिसी नहीं होगी, ऐसा आज की स्थिति है। और ये जो ट्रेड वॉर होगा, उसमें कैसा होगा कि शॉर्ट टर्म में नुकसान होगा। मान लीजिए निगोशिएशन फेल हुए, 4-6 महीने के लिए किसी के एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट हो गई, लेकिन
एक बार जब ये निगोशिएशन सेटल्ड हो गए, एक बार निगोशिएशन के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर दोनों देशों राजी होती है ना, तो लॉन्ग टर्म के अंदर मैं कहूँगा दोनों देशों को फायदा होगा। अमेरिका का ये जो रवैया है वो पहले से है, आज भी वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन बस ये एक ही फर्क है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी अग्रेसिव है। तो उनकी ट्रेड पॉलिसी और दूसरी एक स्ट्रेटेजी, एक विषय को मैं एक मिनट में टच कर लूंगा, वो है उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी। इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर भी बहुत बड़े बदलाव आएंगे। आने वाले दिनों में इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका में रहना, उनके लिए जॉब होना, काम ढूंढना वो भी मुश्किल होगा। और पहले के टर्म में जो उन्होंने मैक्सिको के बॉर्डर के ऊपर वॉल बनाने की बात की थी, तो वैसा कुछ वो फिर से कर सकते हैं। लेकिन नट शेल में मैं इतना डेफिनेटली कहूंगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए, अमेरिकनों के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे वो। तो अभी इस फिल्म में दो चीजें बहुत ज्यादा हैं, एक तो ड्रामा है और एक अमेरिका एट एनी कॉस्ट। अमेरिका हैज टू लीड एट एनी कॉस्ट, डॉलर भी उसका आगे चाहिए, एक्सपोर्ट भी वो कंट्रोल करेगा, टैरिफ भी वो कंट्रोल करेगा, यूरोपियन यूनियन को भी देखेगा, नाटो को वो देखेगा, डब्ल्यूटीओ को वो देखेगा। तो सब आदमी को एक से नेगोशिएट करना पड़ेगा। देखिए सर, ये 70s का जो डिकेड था वो अलग था कि विश्व दो हिस्सों में बटा था, दो सुपर पावर थे। कम्युनिस्टों की साइड से यूएसएसआर था जो ब्रेक हो गया, और यहाँ वेस्टर्न साइड में अमेरिका था। अमेरिका आज भी एक बड़ी महाशक्ति है, उसमें कोई दो राय नहीं है। निगोशिएशंस के अंदर अब ये फर्क देखने को मिलेगा कि क्या होता है। सेठी सर, आप एक एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे दूं, लेमैन की लैंग्वेज में, लेमैन समझे वैसे। कोई एक कंपनी के अंदर मान लीजिए कि स्ट्राइक हो जाती है, मजदूर नहीं काम करते, वो अपनी जीत पे रहते हैं, वो मैनेजमेंट की टर्म नहीं मानेंगे, मैनेजमेंट उसकी टर्म नहीं लेती है। अब ये मैनेजमेंट और मजदूरों की लड़ाई में अगर 1 साल 2 साल तक लड़ाई चली, तो अंत में सफर किसको ज्यादा करना पड़ेगा? कंपनी के ओनर, जो ओनर के पास तो अपने सारे रिसोर्सेज है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेल्दी पीपल है, दे आर द कैपिटलिस्ट पीपल है, उनके पास पावर है, पैसा है, कैपिटल है, तो छोटे लोग मर जाते हैं। अमेरिका के साथ निगोशिएशन में ऐसे ही होने जाने वाला है कि जो कंट्रियों को अपनी पास उतनी निगोशिएटिंग उनके पास भी पावर है, उनको भी लगे कि हम अमेरिका को ये चीज देना बंद कर देंगे तो अमेरिका को प्रॉब्लम होगी। तो एक एक चीज है जिसके ऊपर भी अभी आपने ये विषय दिया, तो मैं बता दूं, सेमी कंडक्टर्स के लिए जो चिप्स होती है, तो चिप्स के लिए एक प्रकार का केमिकल्स लगता है। वो केमिकल चाइना जो है वो यूएस में सप्लाई करता है। और अमेरिका का भी जो इश्यू था कि हमारे टेक्नोलॉजी को वो लोग चुरा रहे हैं, तो वैसे सब इश्यू जब खड़े हो गए ना, तब चाइना भी अपना एक अपर हैंड रख सकती है कि देन चाइना विल स्टॉप एक्सपोर्टिंग दिस ये प्रोडक्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन अंत में ये आप पता है कि अंत में क्या होगा? हर कंट्री को अपना हित प्यारा होता है, हर गवर्नमेंट अपना हित को देखती है। एक बात है कि निगोशिएशन इस बार आपका ऐसा होगा ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में कि अमेरिका अपना हिस्से को अच्छी तरह से बायलेटरल ट्रेड में प्रोटेक्ट करेगा, इतना मैं कहूंगा। मेरा एक पॉइंट है, कोई भी समझदार आदमी एक साथ सब फ्रंट पे झगड़ा मोल नहीं लेता है। नहीं वो ठीक है, मैं ये कर रहा हूँ। देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे ना, तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एक ही कंट्री से है, चाइना के साथ ही है। दुनिया के बाकी देशों के साथ जो अमेरिका के व्यापार है उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। ये तो उसका प्रॉब्लम कोई ट्रेड वॉर के। अल्टरनेटिव नहीं है ना, तो उसका कोई हाँ, अल्टरनेटिव नहीं है उनके पास। हाँ, दूसरे देशों जो है ना उसके साथ भी, क्योंकि इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट नहीं चल रहा है। छोटे छोटे इसमें भी, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्री है उसके साथ तो अमेरिका को दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री को डेवलप करने के लिए, हेल्प करने के लिए वहाँ चाइना, अमेरिका खुद भी ट्रेड डेफिसिट को एक्सेप्ट करेगी। ये जो कैपेबल कंट्रीज है जिनके साथ साइजेबल ट्रेड होता है, और वो ट्रेड एक कंट्री के फेवर में जा रहा है ना, इसके और अमेरिका का अहित हो रहा है। अभी अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि चाइना के इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, तो जिसके कारण वो प्रोडक्ट अमेरिका में बनते नहीं है। ट्रम्प साहब का यही कहना है कि अमेरिका के इंडस्ट्रीज क्यों ये सब प्रोडक्ट बनाती नहीं है, अगर वो यहाँ बनाएंगे, यहाँ निवेश करेंगे, तो लोकल अमेरिका को जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। तो उनका पॉलिसीज का पूरा फोकस घूम फिर के एक ही पॉइंट के ऊपर आता है कि मेरे ये सेकंड टर्म के अंदर, ये 4 साल के अंदर
what the best I can do for the people of America and the country as a America। और वो जैसे आपने कहा कि कोई एक बंदा वन साइड से डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिल्कुल बंद होगा तो उसका भी नुकसान होगा। लेकिन उसकी निगोशिएटिंग जो स्किल है, निगोशिएशन पावर जो है ना, वो ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अपने को ज्यादा दिखेगा। अभी चाइना का माल अगर सस्ता है और वो मेंटेन कर रहा है इनकी रिक्वायरमेंट को, जिस जिस रेट पे और कोई देश करने को तैयार नहीं है, तो इनको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अभी मैं हाँ, मैं वही बांग्लादेश कह रहा में था, हूँ। एक बार मैं बांग्लादेश गया था। तो वहाँ मार्केट में गया तो वहाँ बांग्लादेशी चावल बिक रहा था और भारतीय चावल बिक रहा था। भारतीय चावल सस्ता था और बढ़िया क्वालिटी का था। तो बांग्लादेशी ने बोला भारतीय चावल दो मेरे को। तो बांग्लादेशी हम्म। बेचने वाला बांग्लादेशी था, उसने बोला कि आप बांग्लादेशी और चावल क्यों नहीं लेते हो? बोले "ये महंगा है और घटिया है"। वो इंडिविजुअल हित की बात आ जाती है। तो ये जो आप बताए ना कि चाइनीज माल सस्ता है और उसके लिए अमेरिकनों को सस्ता माल मिल जाता है, उसके लिए तो टैरिफ की बात कर रहे हैं ना, कि टैरिफ लग जाएगा 60%, 80%, तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। तो देन अमेरिकन पीपल विल ऑल्सो सी कि अगर ये ड्यूटी के बाद 100 रुपये की चीज मुझे अगर 160 में लेनी है, और अमेरिकन चीज भी 160 में मिल रही है, तो वाई नॉट अमेरिकन प्रोडक्ट। तो ये बैलेंस करने के लिए ही ये तो बिटवीन दिस गवर्नमेंट कट मांग वैल्यू। रही है। ये टैरिफ नहीं हाँ है, जी। गवर्नमेंट कट मांग रही है, अपना प्रॉफिट मांग रही है। हाँ, मैं वही कह रहा था, क्या होगा कि अमेरिकन इंडस्ट्रीज के लिए ये एक मांगने लेवल का दूसरा प्लेइंग। तरीका है। कमलेश जी, मांगने का दूसरा तरीका है, ये हाथ फैला नहीं कर रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। वह है क्या, उससे उससे लूटने के अलावा क्या है उसके पीछे? देखिए, तो मैं ये जरा कह रहा अपने यहाँ जस्टिफाइड पे। होना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी। मैं एक एग्जांपल दे दूँ तो टेक्सटाइल के लिए भी, जब टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट्स काफी हो रहे थे, और बहुत सारे टेक्सटाइल के प्रोडक्ट इंडिया में इंडियन मिलों के प्रोडक्ट से काफी अच्छे और सस्ते आ रहे थे, तो गवर्नमेंट ने भी वहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं जिसमें हमारी सरकार भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देती। वो लगाने पीछे का मतलब मकसद वही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है इंडियन इंडस्ट्रीज को, इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को। तो ये होता रहता है। लेकिन आज हम जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, कि उनके आने से पूरा विश्व में एक हलचल मची हुई है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इम्पैक्ट होती, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगी। पर निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि अमेरिकन हितों के ऊपर वो सबसे ज्यादा फोकस इनका रहेगा। और जहां जहां पॉसिबल होगा ना, मैं आपको कह सकता हूँ कि अमेरिकन इंटरेस्ट को वो अचीव करेंगे वो। यहाँ मैं एक पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ऐड करना चाहता हूँ कि जो कंसेशन चाहिए और फायदा चाहिए, वो डेवलपिंग कंट्री को चाहिए, डेवलप्ड को नहीं चाहिए। यहाँ डेवलप्ड मांग रहा है आपसे। नहीं, मैं वही कह रहा अभी सर, ये क्या है, ये उनके जो लड़ाई है ना, दुनिया के दो तीन बड़े कंट्रीज है, और उसमें से भी इन पर्टिकुलर चाइना है। मैंने कहा ना कि जैसे डेवलपिंग कंट्री, छोटे एशियन कंट्री, छोटे कंट्री जो है, उनको तो वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, और वो बोलते हैं कि इनका प्रोडक्टों को तो और हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको डेवलपिंग स्टेटस से डेवलप स्टेटस में लाना है। अमेरिका की लड़ाई दुनिया के छोटे मोटे देशों से नहीं है, उनसे कोई दिक्कत भी नहीं है। ये दिक्कत जो है बस जो खत्म बड़े हो रहा है ये। यूरोपियन यूनियन के। हाँ। 10 सेकंड तो में ये खत्म हो जाएगा। जी, तो असर यही है कि अमेरिका अपने हितों के बारे में प्राथमिकता देगी, और डोनाल्ड ट्रंप का 4 साल ये जो रहेगा, वो अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, वही आधार पर रहेगा। आपने बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। हमें आशा है कि सब सुनने वालों को इससे फायदा होगा, और आगे भी भविष्य थैंक में यू आपके सर। विचार सुनने को मिलते रहेंगे। थैंक यू धन्यवाद जी, वेरी मच नमस्कार। सर। धन्यवाद सर।